हेलो दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आपका आपके अपने चैनल बीवी सर यूके में। काफ़ी मज़ेदार हम लोग इकोनॉमिक की नींव रख चुके हैं, तो इकोनॉमिक में आज आगे बढ़ते हैं। एपिसोड नंबर 2 मैं आपको पूरा कोर्स कराऊंगा इकोनॉमिक का। बने रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो हम लोग अर्थव्यवस्था में आय के साधन देख रहे थे कि कहाँ से पैसा आता है, किस आधार पर आता है। तो मैंने आपको प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर मतलब स्वरूप बताया। क्या बताया? स्वरूप। कृषि किसमें? प्राथमिक में, ठीक है। निर्माण विनिर्माण औद्योगिक सेक्टर किसमें आए? द्वितीय में। मशीन कल कारखाने किसमें आए? द्वितीयक में। तृतीयक सेक्टर में सेवाएं क्या आती है? सेवाएं जैसे आपका यहाँ पर नौकरी, हॉस्पिटल, ठीक है, और इसके बाद परिवहन, व्यापार, ये सारे किस्म आए तृतीयक सेक्टर में। आज हम पढ़ेंगे आप लोगों का दोस्तों कि आखिर इन तीनों में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है। इन तीनों सेक्टर में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है ये बताने की कोशिश करूँगा मैं अब आप लोगों को। ठीक हो गया दोस्तों। तो जो हमारा प्राइमरी सेक्टर था और जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर था और जो हमारा टर्सरी सेक्टर था, टर्सरी सेक्टर में दोस्तों आप लोगों का भारतीय इकोनॉमिक्स में 55% का योगदान है बच्चों। कितना प्रतिशत का? 55% का योगदान। जबकि आपका सेकेंडरी का 29% योगदान और आपका प्राथमिक का 17% योगदान। ठीक हो गया। तो सबसे ज़्यादा आय कहाँ से? तृतीयक सेक्टर सेवाओं से। कहाँ से? सेवाओं से। तो आपको ये बात याद रखना होगा कि टर्सरी सेक्टर का योगदान सबसे ज़्यादा है। कई बार सवाल ऐसे ही पूछाते हैं कि इन तीनों को किसका सबसे ज़्यादा, इन तीनों में प्राथमिक, सेकेंडरी, थर्ड। तो आपको सबसे पहले उल्टा आने हैं, नीचे से ऊपर को आ रहे हैं दोस्तों, नीचे से ऊपर को आने हैं। ठीक हो गया। तो आज है मेरा टॉपिक टर्म्स। क्या दोस्तों? टर्म्स। आखिर अर्थव्यवस्था में जो आय के साधन थे हमारे पास, ठीक हो गया, तो उसमें टर्म्स में क्या क्या पढ़ते हैं हम? टर्म्स में 2 सेक्टर पढ़ते हैं। कितने सेक्टर? 2। एक संगठित दोस्तों, एक क्या पढ़ते हैं? संगठित। ठीक हो गया। संगठित क्षेत्र ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड असंगठित। कौन सा सेक्टर दोस्तों? असंगठित क्षेत्र। एक संगठित क्षेत्र, एक असंगठित क्षेत्र पढ़ते हैं दोस्तों हम। किस में पढ़ते हैं दोस्तों? ये पढ़ते हैं शर्त के अंतर्गत। देखिए अर्थव्यवस्था में यहाँ पर कई कंपनियां ऐसी होती हैं दोस्तों जो कुछ संगठित क्षेत्र के अंदर आते हैं, कुछ असंगठित क्षेत्र। देखिएगा संगठित क्षेत्र उसे कहेंगे हम जिसमें आपका नौकरी, क्या दोस्तों? नौकरी फिक्स हो, सैलरी फिक्स हो और अवकाश फिक्स हो, इसको बोला जाता है संगठित क्षेत्र बोला जाता है। ऐसे सेक्टर को क्या बोला जाता है? ऐसे सेक्टर को संगठित क्षेत्र बोला जाता है। क्लियर है दोस्तों? ये तीनों मतलब जहां पर तीनों फिक्स होंगे उसे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बोलते हैं या संगठित क्षेत्र बोलते हैं। नौकरी फिक्स होनी चाहिए आप लोगों की, सैलरी फिक्स होनी चाहिए आप लोगों की, अवकाश फिक्स होनी चाहिए आप लोगों की, इसीलिए वह क्षेत्र क्या कहलाएगा? आपका संगठित क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है दोस्तों। और असंगठित क्षेत्र उसे कहते हैं दोस्तों जहां पर यह तीनों आपका क्या न हो? फिक्स ना हो। नौकरी फिक्स ना हो, सैलरी फिक्स ना हो, ठीक है दोस्तों, और आपका अवकाश फिक्स ना हो। तो ऐसे क्षेत्र को बोलते हैं आपका असंगठित क्षेत्र। जैसे यहाँ पर बिजनेस आएगा। क्या आएगा? बिजनेस। खुद का बिजनेस कर रहे हैं आप, नौकरी तो नहीं कर रहे हैं किसी के अंतर्गत, तो खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो आप नौकरी नहीं कर रहे हैं। मतलब कितनी सैलरी आएगी, क्या आएगी, ये सब कुछ आप पर डिफाइन करेगा। किस टाइम पीरियड पर आप दुकान खोल लो, किस टाइम पीरियड किसी को रख रहे हो, कितने समय के लिए, कब छुट्टी ले रहे हो, ये सारे के सारे किस्में आते हैं असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, खास करके बिजनेस। समझ में आया? लेकिन संगठित क्षेत्र में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, खास करके महारत्न कंपनियां आती हैं।
समझ में आया दोस्तों। जैसे आपका यहाँ जाने के लिए आपको कंपनी कई बार आपको ट्रेन करवाती है, समझ में आया, कई ट्रेनिंगें दी जाती है, आपको काम सिखाया जाता है, तभी तो आपको बड़ी कंपनियां ऐसी बाहर नहीं करती है। क्यों? अब वहाँ पर अगर आप चले गए तो आप अगर बाहर आना भी चाहते हो तो सोचिए कंपनी का कितना नुकसान, कितना लॉस होगा नहीं होगा? क्योंकि कंपनी ने आपको सिखाया, कंपनी ने आपको रहने की व्यवस्था दी, भले ही बदले में आपने भी उनको क्या दिया, सर्विस दिया, लेकिन कहीं ना कहीं सिखाने के बाद काफ़ी हद तक कंपनी को यह चीज़ें नुकसानदायक होती है कि आप अचानक से कंपनी से क्या लेना चाह रहे हो, लीव लेना चाह रहे हो, तो यहाँ पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक हो गया, आपको भी और कंपनी को तो बहुत नुकसान होता ही हो, तभी तो बड़े बड़े कंपनी से ऐसे ही बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब कंपनी को कर्मचारियों को बाहर भगाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। सवाल पूछा जाता है संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं, बताइएगा। ठीक हो गया दोस्तों। अब जाते हैं हम दोस्तों ऑनरशिप में। किस में जाते हैं? ऑनरशिप, स्वामित्व वाले में। किस में जाते हैं? स्वामित्व के आधार मैंने 4 प्रकार के बताए थे आपको। सबसे पहला होता है निजी क्षेत्र। सबसे पहला कौन सा क्षेत्र होता है दोस्तों? निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर। कौन सा सेक्टर दोस्तों? प्राइवेट सेक्टर किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, मतलब यहाँ पर जो निजी क्षेत्र में है पूरा का पूरा जो कंट्रोल होता है वो एक निजी सेक्टर में होता है, मतलब निजी हाथों में होता है। क्या हाथों होता है? निजी हाथों में, मतलब सभी क्षेत्र निजी व्यक्ति के हाथ में होते हैं। मतलब जितने भी उसके कारोबार होंगे सभी क्षेत्र किसके हाथ में होंगे? सभी क्षेत्र निजी के हाथों होगा, हाथों में, सभी क्षेत्र निजी के हाथों में। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं निजी सेक्टर। इसको क्या बोलते हैं? निजी सेक्टर बोला जाता है। जैसे आप कहोगे कि ऐसे कौन हो सकते हैं? जैसे प्राइवेट के अंतर्गत मैं आपको बताता हूँ, इसका केवल एक ही मकसद होता है, लाभ कमाना, अपने तक ही। इसका एक ही मकसद होता है, अपने तक ही लाभ कमाना। जैसे निजी थे, सभी के सभी क्षेत्र निजी व्यक्तियों के हाथ में होगा। इसका एक ही मकसद होता है, खास करके अत्यधिक लाभ कमाना। क्या कमाना? लाभ कमाना। इसका एक बहुत बड़ा क्या होता है? मकसद होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जैसे इसमें अत्यधिक पूंजी भी तो लगाया जाता है, तो आपको पूंजी के आधार पर सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी कौन है? टाटा या आपका रिलायंस? देखिए पूंजी के आधार पर, किसके आधार पर दोस्तों? पूंजी के आधार पर सबसे बड़ी जो कंपनी है आज, मतलब प्राइवेट में, वो है आपका रिलायंस। वो है आपका क्या? रिलायंस। क्या है दोस्तों? रिलायंस। ठीक है, लेकिन आपको याद दिलाना, टैक्स लेयर के आधार पर। किस आधार पर दोस्तों? टैक्स के आधार पर सबसे बड़ी कंपनी है टाटा। सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है दोस्तों? टाटा। तो ये बार ये सवाल पूछा गया है कि पूंजी के आधार पर सबसे बड़ी कंपनी जो निजी सेक्टर की वो कौन सी है? ये आपका रिलायंस ही है। और टैक्स लेयर के आधार, जो टैक्स पेयर ज़्यादा करता है, वो टाटा सबसे बड़ी है दोस्तों। एक ही बात याद रखना, निजी सेक्टर का अर्थ प्राइवेट सेक्टर का सभी क्षेत्र निजी के हाथों में होता है, इतना आप अवश्य ही याद रखना। ठीक हो गया। अब देखिएगा दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र। क्या दोस्तों? सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र। अब देखिए सार्वजनिक क्षेत्र किसे कहते हैं? बोले तो पब्लिक सेक्टर। ये तो क्या हुआ दोस्तों? आपका प्राइवेट सेक्टर। इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में क्या? पब्लिक सेक्टर। देखिए पब्लिक सेक्टर किसे कहते हैं? मतलब पूरा का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में होगा? सरकार के हाथ में होगा। किसके हाथ में होगा दोस्तों? सरकार के हाथ में होगा। या इसमें पूरी तरीके से किसका अधिकार होगा? सरकार का अधिकार होगा। किसका अधिकार होगा? सरकार का अधिकार होगा सार्वजनिक क्षेत्र अंतर्गत। समझ में आया दोस्तों? मैंने ये बोला कि सार्वजनिक क्षेत्र पूरा का पूरा अधिकार सरकार का होता है और इसमें जो भी काम किया जाता है सिर्फ जन कल्याण के लिए किया जाता है या समाज कल्याण के लिए किया जाता है। आप ये बात याद रखेंगे। जैसे आपका बड़ी बड़ी जो रेलवे है, रेलवे खास करके इसमें क्या आता है? रेलवे। तो यहाँ पर क्या होगा? पूरा अधिकार
पूरा अधिकार किसका दोस्तों? पूरा अधिकार सरकार के हाथ में, यहाँ पूरा अधिकार सरकार का। ठीक हो गया। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य जन कल्याण। क्या दोस्तों? जन कल्याण। ठीक हो गया। तो ये हुआ आपका सार्वजनिक क्षेत्र। ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ आपका संयुक्त क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? संयुक्त क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र। अब संयुक्त क्षेत्र किसे कहते हैं? जिसमें निजी और सरकार दोनों ही एक साथ क्या करती हो? काम करती हो, उसको बोलते हैं ज्वाइंट सेक्टर। क्या सेक्टर? ज्वाइंट सेक्टर। ठीक हो गया। इसके बाद आता है सहकारी सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर। कौन सा सेक्टर? कोऑपरेटिव सेक्टर। अब देखिए ये मॉनिटर कौन करता है? ये आपका सहकारी है जैसे। ठीक है। मतलब किसी कंपनी का दिशा निर्देशक कौन होगा? सरकार होगा। मतलब इसको दिशा निर्देश करने वाला भी कौन होगा? सहकारी होगा, मतलब सरकार होगा। जैसे कोऑपरेटिव बैंक आप लोग देखते होंगे अपने राज्य के अंतर्गत, डिस्ट्रिक्ट में सहकारी बैंक होंगे। क्या होंगे? जैसे कोऑपरेटिव बैंक है, ये किसके अंतर्गत आए दोस्तों? सहकारी के अंतर्गत आए, सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। समझ में आया दोस्तों? आज के बाद नहीं भूलेंगे कि ओनरशिप के आधार पर अर्थव्यवस्था के आय के साधन 3: निजी, सार्वजनिक, संयुक्त और आपका सहकारी। आप इसको 4 में भी बांट सकते हैं। ठीक हो गया। निजी, सार्वजनिक, संयुक्त और सहकारी, ये आपका ओनरशिप के आधार पर हुआ। ठीक हो गया। निजी किसे कहते हैं? सार्वजनिक किसे कहते हैं? संयुक्त किसे कहते हैं? सहकारी मैंने बता दिया, दिशा निर्देश सरकार होगी। ठीक है। जैसे कोऑपरेटिव बैंक होता है। ठीक है दोस्तों। ठीक, ये था आपका आज जो मैंने अभी पढ़ाया, ये था स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। ठीक है। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं और इसके बाद देखेंगे उत्पादन। इसके बाद देखेंगे उत्पादन। अब अर्थव्यवस्था में आय कहाँ से आते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको एक चीज़ तो मैंने बताई ही नहीं, उत्पादन क्या? उत्पादन क्या? टॉप हेडिंग लिखेंगे दोस्तों आप, उत्पादन। क्या लिखेंगे? उत्पादन के कारक। क्या लिखेंगे? उत्पादन के कारक। उत्पादन के कारक। देखेंगे कि उत्पादन के कितने कारक होते हैं। प्रोडक्शन। ठीक है। प्रोडक्शन के लिए आपको 4 कारक की आवश्यकता होती है। कितने? 4। कितने? 4। कभी नहीं भूलेंगे, आज के बाद याद रखिएगा। कितने? 4। देखिएगा मैं यहाँ फिर से उत्पादन लिख रहा हूँ, मतलब प्रोडक्शन लिख रहा हूँ। ठीक हो गया। क्या लिख रहा हूँ? प्रोडक्शन लिख रहा हूँ दोस्तों। तो देखिएगा सबसे पहले आपको एक डिब्बा यहाँ पर बनाना है, एक डिब्बा यहाँ पर बना देना है दोस्तों, एक डिब्बा यहाँ पर बना देना है दोस्तों। आप चाहे तो बनाइए, आप ना चाहे तो बनाइए। मुझे चित्रकारी का शौक है अभी मतलब अभी मैं बना रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है मुझे ये 4 तीर देने। ठीक है दोस्तों। उत्पादन के 4 कारक को फ्लश कर रहा हूँ मैं। देखिए सबसे पहले किसी चीज़ का भी उत्पादन करना हो तो आपको क्या चाहिए? पूंजी चाहिए ना। पैसा नहीं होगा तो क्या वैसे किसी चीज़ को खरीद लोगे? जैसे आपने गेहूँ उगाना है, गेहूँ उगाने के लिए क्या चाहिए? पैसा। क्या चाहिए दोस्तों? पैसा। ठीक है। अभी यार मेरे जेब में तो है नहीं तो मैं आपको ऐसे ही दे देता। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए दोस्तों? पूंजी चाहिए। क्या चाहिए? उत्पादन। किसी भी चीज़ का उत्पादन करना हो तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए? पूंजी। क्या चाहिए? पूंजी। ज़रूरी नहीं है ये आपका ही पैसा हो, किसी और से लिया भी हो सकता है, मतलब ऋण के रूप में भी हो सकता है। किस रूप में हो सकता है यह पैसा? यह पैसा आपका ऋण के रूप में भी हो सकता है, याद रखेंगे। ठीक। पूंजी के बाद आपने पैसा लाया तो आप क्या हवा में उगाओगे? क्या हवा में उगाओगे? क्या गधों, आप कहाँ उगाओगे? भूमि पर उगाओगे। किस पर उगाओगे? भूमि पर उगाओगे। तो आपको क्या भी चाहिए? आपको लैंड की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आपको कैपिटल चाहिए। कैपिटल मीन्स राजधानी मत समझना। क्या मत समझना? राजधानी। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए पूंजी चाहिए। समझ में आया? भूमि चाहिए, लैंड चाहिए। समझ में आया दोस्तों? अब आपको क्या चाहिए? सोचो,
अब आपको भाई क्या खुद ही श्रमिक बनोगे? नहीं बन सकते हो ना आप लोग, मुझे पता है। अब आपको क्या चाहिए दोस्तों? अब आपको श्रमिक चाहिए। अब आपको क्या चाहिए? श्रमिक चाहिए। क्या चाहिए? श्रमिक चाहिए, मतलब लेबर चाहिए। आपको क्या चाहिए? लेबर चाहिए। ठीक हो गया। अब क्या खुद ही पैसा लगाओगे, खुद ही उगाओगे, खुद ही लेबर बनोगे, या फिर पैसा लगाओगे भूमि में लेबर लगाओगे, तब जा करके आपको मार्केट में ले जाने के लिए आपको क्या चाहिए? एक बिजनेसमैन चाहिए, एक उद्यमी चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों? आपको उसको खरीदने के लिए आपको क्या चाहिए? एक उद्यमी की आवश्यकता होगी। होगी नहीं होगी? आपने उत्पादन किया किसी चीज का, माना आपने गेहूं का उत्पादन किया। किसका उत्पादन किया? गेहूं का। तो देखो भाई, गेहूं के उत्पादन में मुख्य तरीके से आपको 4 कारक की आवश्यकता होगी। कितने कारक की आवश्यकता होगी? 4 कारक की। पूंजी की आवश्यकता होगी, भूमि की आवश्यकता होगी, श्रमिक की और आपका उद्यमी की आवश्यकता होगी। याद रखिएगा, ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से बताइए उत्पादन के 4 कारक कौन कौन से हैं? वो आपके ये आगे क्या क्या हो गए? पूंजी हो गया, लैंड हो गया, ठीक हो गया दोस्तों। इसके बाद आपका श्रमिक हो गया, उद्यमी हो गया। यह आपके उत्पादन के 4। कोई भी इनमें सवाल पूछा जा सकता है कैसे भी। अब देखिए दोस्तों, अब होना है सबसे खतरनाक खेल। एक बात सोचिए, इतना सब कुछ हो गया तो आपको अब क्या पूछा जाएगा? यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों जो आपको यहाँ से पूछा जाना है, ये पूछा जाएगा आपको कि आपका स्वामित्व के उत्पाद, अगर आपने उत्पादन कर लिया, इसमें सरकार की भूमि या फिर इसको एक अन्य नाम से भी अब जाना जाएगा। देखो मैंने कहा उत्पादन कर लिया आपने। अब देखो, अगर देखो सुनिए, अगर इन चारों में, यहां देखो आपने किसी चीज का उत्पादन किया, गेहूं का, अगर इन चारों में कोई अकेला व्यक्ति या अकेले कोई कंपनी क्या कर रही है? पैसा लगा रही है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। उसको क्या बोलते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समझिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? आज तक आपको सिर्फ ये पता था कि निजी सेक्टर को ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ना बाबा। अब देखिए दोस्तों कि पूंजी अगर कौन लगाए? प्राइवेट आदमी लगाए। भूमि अगर किसका हो? प्राइवेट का हो। लेबर प्राइवेट हो और आपका उद्यमी भी प्राइवेट हो। तो जब ये चारों के चारों चीजें कोई कौन लगाए? निजी व्यक्ति लगाए, तो आपको उसको क्या कहना है? मतलब उसको कहना है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहना है। क्या कहना है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जब उत्पादन के सभी मतलब 4 कारक कौन लगाता हो? निजी व्यक्ति लगाता हो, तो उसको कहते हैं दोस्तों आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे ये खास करके अमेरिका में सबसे टॉप, कनाडा, इसके बाद ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण देश बताइए, यूएसए और कनाडा आदि। ठीक हो गया दोस्तों। मैंने क्या कहा? जब उत्पादन के 4 कारक, चारों के चारों कारकों में निजी व्यक्ति का अधिकार हो। समझ में आया दोस्तों? तो इसको बोलते हैं आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्लियर हो रहा है? मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, जब आपका पूंजी, भूमि, श्रमिक और उद्यमी, जब उत्पादन के चारों कारकों में किसका अधिकार हो? सरकार का अधिकार हो। सरकार का अधिकार किसमें दोस्तों? इन चारों कारकों में, उत्पादन के चारों कारकों में। तो इसको बोला जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या बोला जाता है दोस्तों? समाजवादी अर्थव्यवस्था। जैसे क्यूबा, जैसे क्या? क्यूबा। तो यहां लिख रहा हूं मैं सरकार का अधिकार उत्पादन के चारों साधनों पर, तो इसको बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था? समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्लियर हो रहा है? क्लियर होना चाहिए। जैसे क्यूबा देश है, इसमें सबसे आगे वियतनाम है, और इसके बाद आपको याद रखना है कोरिया, उत्तरी कोरिया, कोरिया उत्तरी। ठीक है दोस्तों? तो आप
आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा जब उत्पादन के चारों साधनों में किसका अधिकार हो, सरकार का अधिकार हो। ओके दोस्तों। अच्छा, अब यहाँ देखिए नेक्स्ट, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जब उत्पादन के चारों साधनों में सरकार प्लस किसका दोस्तों, सरकार प्लस मतलब सरकार प्लस निजी दोनों लोग पैसा लगाए तो उसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। उसको क्या बोलते हैं, मिश्रित इकोनॉमिक बोलते हैं। इकोनॉमिक, मिश्रित इकोनॉमिक किसको बोलेंगे, जब सरकार प्लस निजी दोनों ही पैसा लगाते हो तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह अर्थव्यवस्था सबसे बेहतर होती है, यहाँ पर दोनों को ही प्रॉफिट होती है, सरकार को भी, सरकार ने क्या दिया, कैपिटल दिया और सरकार ने लैंड दिया, और निजी ने क्या दिया, श्रमिक दिया और बिजनेस दिया। मतलब जिसने जितना पार्टिसिपेट किया उसका उतना ही परसेंटेज लाभ हुआ। देखो, हो सकता है सरकार ने सिर्फ पैसा दिया हो और ये तीनों प्राइवेट ने दिया हो सकता है सरकार ने ये दो दिए हो और प्राइवेट ने ये दो दिया हो। तो मिश्रित इकोनॉमी उसे बोलते हैं जिसमें सरकार प्लस निजी व्यक्तियों का हाथ हो, तो ऐसी इकोनॉमिक को बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। समझ में आया। भारत की इकोनॉमी कैसी है, मिश्रित इकोनॉमी कैसी है, मिश्रित इकोनॉमी। आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे, कोई भी आपको पूछेगा भारत की इकोनॉमी कैसे, मिश्रित इकोनॉमी कैसे हैं, आपको ये तो पता था आज तक कि मिश्रित इकोनॉमी का कब से पढ़े जा रहे थे, लेकिन आपको ये पता नहीं था कि जब ऐसा ऐसा होता है, मतलब जब सरकार ये देती है, प्राइवेट ये देती है, तो ऐसा, अरे ऐसा होता है, हाँ ऐसा ही होता है। दोस्तों, अब कल पढ़ेंगे यहाँ से आगे, आखिर इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे कि इसको लाने वाले कौन थे, मिश्रित को लाने वाले, समाजवादी को लाने वाले कौन थे, इनकी कुछ विशेषताएं होंगी, तब इसके बाद नेशनल इनकम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों टॉपिक में। तो अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो आप लोग का प्यार भी बना रहे। टेक केयर, गुड लक।